Hello students, welcome back to PrepON. We are studying history and polity for your state level examinations. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं. आज इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं. We have studied fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स में हमने शुरू किया है और पहली कैटेगरी पढ़ी राइट्स to equality, Article 14 to 18. Then second category, rights to freedom, Article 19, 20, 21, 22. Article 19 gives what? 6 basic freedoms to citizens, है ना. Article 15 citizens के लिए, Article 16 citizens के लिए, Article 19 very very important gives 6 basic freedoms to citizens. Article 19 1 small a, freedom of speech and expression. 19 1 small b, freedom to assemble peacefully. 19 1 small c, freedom to form associations, unions and cooperatives. 19 1 small d, freedom of movement throughout the territory of India except certain areas. Freedom 19 1 e, freedom to settle anywhere in India except certain areas. 19 1 f, right to hold property omitted by 44th Amendment Act 1978. Right to property is no more a fundamental right, yet it is a right now enshrined in Article 300 capital A, added by 44th Constitutional Amendment Act 1978 in the time of Janata Party. डिस्कस किया था हमने 19(1)G, right to follow profession of choice. Still government can earmark for itself certain areas जहाँ पर और लोग काम नहीं कर सकते. 6 basic freedoms, very very important. Article 20 gives certain protection against ex post facto criminal legislation. Nobody can be punished. You can say that a person can be punished only as per the law existing on the day of crime. Ex post facto criminal legislation. Nobody can be given punishment more than once for a same offense. Double jeopardy. And third is self-incrimination of evidence. Nobody can be forced to act as a witness against himself. ये आर्टिकल इमरजेंसी के समय सस्पेंड नहीं होता. आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलरली कॉल्ड राइट टू लाइफ, जनरली कॉल्ड राइट टू लाइफ. 21 नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. सॉरी, दिस इज कॉल्ड राइट टू लाइफ. मोस्ट इन्फर्ड राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे ज्यादा कोर्ट्स ने जिस आर्टिकल के मायने निकाले हैं वो आर्टिकल 21 है. इसी में एक मायने निकाला था कि शिक्षा का अधिकार. अगर बच्चों को सही समय पर शिक्षा नहीं मिले तो आगे चल के राइट टू लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते. मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 1992. जेपी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड बी फंडामेंटल राइट्स. Hence, Article 21 capital A was added by Parliament by amending the Constitution under Article 368 by 86th Amendment Act. ये ऐड हुआ था 2002 में. आर्टिकल 21A जो 6 से ज्यादा साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन का राइट एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट देता है. नाउ इट इज अ मेंशन्ड फंडामेंटल राइट. उन्नी कृष्णन और मोहिनी जैन तक ये इन्फर्ड राइट था, लेकिन 2002 में ये पार्लियामेंट ने ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में. और फिर इसके बाद ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया. 2010 में ये लागू हो गया. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 implemented from 1st April 2010, RTE जिसे हम बोल देते हैं. Now it is the law which is implementing the Article 21 capital A. 86th Constitutional Amendment Act 2002 से एक inferred right था. Article 21 capital A. Article 21 is also not suspended in the time of emergency. तो 20-21 वो दो आर्टिकल हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते. Article 22 preventive detention, मतलब डिटेंशन हो सकता है लोगों का यदि ऐसा लगे कि उनके बाहर रहने से कुछ हालात देश के, जगह के, इलाके के बिगड़ सकते हैं. प्रिवेंटिव एज ए मैटर ऑफ प्रिवेंशन. डिटेंशन माने टू पुट इनसाइड कन्फाइनमेंट. तो स्टेट को ये परमिशन भी दी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है. इस तरीके से बहुत सारे लॉज बने, उनमें सबसे फेमस हुए टाडा एंड पोटा. फाइनली वो खत्म हो गए. देन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक हुआ करता था, वो अभी भी है 1980 का. एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1968 में शुरू हुआ था, 60 में शुरू हुआ था, 68 में, और फिर वो अभी अमेंड भी हो गया है. तो ये हुआ करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. मतलब इन फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन जब भी होगा तो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे जिसको जेल में कन्फाइन किया जाएगा.
जस्ट एज ए मैटर ऑफ प्रिवेंशन एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, हम रिवाइज कर रहे हैं, और उसके बाद हालात ठीक होंगे तो उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। लॉजिक यहाँ पर यह है कि राइट्स ऑफ मैनी आर मोर इम्पोर्टेंट देन राइट्स ऑफ फ्यू, ये हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इंडियन पॉलिटी, we are discussing fundamental rights now. Rights against exploitation, Article 23 and 24, rights against exploitation. Article 23 prohibits traffic in human beings, begar or any forced labor except duties for society. Basis for banning forced labor. Article 23, rights against exploitation. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान की खरीद फरोख्त प्रोहिबिट की जाती है। इंसानों को सामान के तरीके से खरीदा बेचा नहीं जा सकता, इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। बेगार, बंधुआ मजदूरी है ना, बिना पेमेंट के काम कराना, बंधुआ मजदूरी एक मेडिवल प्रैक्टिस हुआ करती थी, और किसी भी तरीके का फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड लाइक कमोडिटीज। Nobody can be forced to work with money, without money, with multiple sums of money if he doesn't consents to work. बेकार और किसी भी तरीके से फोर्स लेबर नहीं हो सकती, किसी से बेवजह जबरदस्ती काम नहीं करा सकते जब तक उसकी कंसेंट नहीं होगी। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर ड्यूटीज सोसाइटी एज ए होल के लिए हैं तो सरकार जबरदस्ती काम ले सकती है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी। Government servants are required to perform election duty even though they may not consent to do, because it is a duty for the society as a whole. If government officers are asked to go for election duty, at least they cannot take protection of Article 23. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा आर्टिकल है जिसके बेसिस पर फोर्स लेबर बैन करने के लॉज बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 इज द बेसिस ऑन which the laws are framed for banning the forced labor in the society. Forced labor को बैन करने के लॉज बनते हैं आर्टिकल 23 में। This is article 23. Now, article 24. No child below the age of 14 years can be employed in factories, mines, or any hazardous वर्क। मतलब चाइल्ड लेबर।
Under which article child labor is banned? Your answer is Article 24. No child below the age of 14 years can be employed in factories, mines or any hazardous work. किसी भी बच्चे को यहाँ पर काम नहीं करा सकते. यहाँ से कुछ और भी इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं कि चाइल्ड लेबर टोटली बैन कर दी जाए. तो आर्टिकल 23 में वो बेसिस है जिसके बेसिस पर लॉज बनते हैं जिसमें बैन की जाती है बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर. और चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शंस लेने होंगे ताकि चाइल्ड लेबर खत्म हो जाए. गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए काफी सारे काम कर चुकी है. साथ साथ कोशिश करती है कि बच्चों को काम इसलिए करना पड़ता है कि उनके घर में उनके पेरेंट्स सफिशिएंट पैसा नहीं कमा पाते ताकि परिवार चल सके. तो बच्चे सप्लीमेंट करते हैं घर की इनकम को. कहीं कहीं तो बच्चे ही रियल ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के लिए. तो गवर्नमेंट ग्रेजुअली चाइल्ड लेबर खत्म करती जा रही है. साथ साथ मनरेगा जैसी पॉलिसीज भी चलाती है ताकि घर के एडल्ट्स को नौकरी दिया जा सके. तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू गो फॉर स्टडीज एंड दे शुड हैव गुड development, welfare oriented development, so that they can become what? Asset for the nation, not liability for the nation. Hence Article 24. So Article 23 and 24 are the two articles which are fundamental rights against exploitation. 23 and 24. This is another category. आपके लेवल के लिए more than sufficient. Now rights to freedom of religion, Article 24 to 25 to 28. Rights to freedom of religion. Article 25 चर्चा में there is guarantees freedom of conscience and right to profess, practice and propagate the religion of choice. Subject to restrictions. Article 25. Article 25 गारंटी करता है हर व्यक्ति को that everybody has freedom of conscience and right to profess, right to practice and right to propagate religion of चॉइस. हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी इनर कॉन्शियंस को जैसे चाहे डेवलप कर सकता है. दैट इज एवरीबडी हैज फ्रीडम टू मोल्ड हिज इनर फीलिंग्स. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मेकिंग का मतलब अपने थॉट्स को, इनर फीलिंग्स को जैसे चाहे डेवलप कर सकता है. गॉड है, गॉड नहीं है, आकार है, निराकार है, फॉर्म के साथ है, फॉर्मलेसनेस है, उसका थॉट वो जैसे चाहे डेवलप करे. और जो कॉन्शियंस का मतलब होता है वन हैज फ्रीडम टू मोल्ड हिज इनर फीलिंग्स विद रेस्पेक्ट टू गॉड इन वॉट एवर मैनर वन लाइक्स. जैसे चाहे गॉड को माने ना माने, आकार में माने, निराकार में माने. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है हर व्यक्ति के लिए. और जो उसने सोचा है उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार भी है. तो एवरीबडी हैज फ्रीडम टू ऑफ मेकिंग हिज कॉन्शियंस एंड देन राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपिगेट रिलीजन ऑफ चॉइस. प्रोफेस का मतलब होता है वन कैन ओपनली डिक्लेयर हिज चॉइस. मतलब इस देश में किसी को अपना धर्म बताते हुए कोई डर होना नहीं चाहिए. ये उसका फंडामेंटल राइट है. ही कैन प्रोफेस हिज चॉइस, ओपनली डिक्लेयर दैट आई फॉलो दिस पर्टिकुलर रिलीजन. प्रैक्टिस, राइट टू यूज सिंबल्स एंड रिचुअल्स एसोसिएटेड विद रिलीजन. हर एक के लिए फंडामेंटल राइट है कि वो अपने धर्म से संबंधित सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं, वेशभूषा है, उसे एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट फॉलो कर सकता है.
एंड राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ चॉइस, और अपने धर्म को स्प्रेड भी कर सकता है। वन कैन स्प्रेड हिज रिलीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, यूज सिंबल्स एटसेट्रा विच आर मेंशन्ड इन द और यूज्ड इन द रिलीजन। इस आर्टिकल 25 में 4 अधिकार मिले हुए हैं व्यक्ति को जो धर्म से संबंधित हैं। एक तो अपनी इनर फीलिंग्स को वो मोल्ड कर सकता है जैसे चाहे, और व्यक्त कर सकता है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करता है। उस धर्म में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं, एटसेट्रा है, उनको फंडामेंटल राइट के नाते इस्तेमाल कर सकता है। दूसरों के बेनिफिट के लिए धर्म को आगे भी बढ़ा सकता है एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। साबरीमाला की इशू है या और जो इश्यूज हैं, उनमें भी आर्टिकल 25 चर्चा में आ रहा है कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जो रिलीजन में फॉलो हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। सो दिस इज आर्टिकल 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द आर्टिकल बाय विच everybody can follow the religion of his choice. However, it is subject to certain restrictions. Restrictions के अनुसार है ये, अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपके रिलीजन फॉलो करने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड, आपके नैतिकता के मापदंड वायलेट होते हैं, मे बी रिस्ट्रिक्टेड, और आपकी हेल्थ रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होती है, मे बी रिस्ट्रिक्टेड। इनको देखते हुए, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको देखते हुए एवरीबडी हैज एज ए मैटर ऑफ गारंटी राइट टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। इज आर्टिकल 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए। आर्टिकल 26, Article 26, Article 26, 27, 28 not that important for your exam, but you should know क्योंकि complete हो जाएगा फिर। 26 says that it provides that every religious denomination can establish and maintain institutions for religious purposes। हर धार्मिक समुदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब यही समझा जाता है एक ग्रुप ऑफ पीपुल। डिनोमिनेशन का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपुल फॉलोइंग द सेम रिलीजन। सो एवरी रिलीजियस ग्रुप कैन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर मेंट फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ वंस ओन रिलीजन। अपने धार्मिक मामलों के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए कोई भी धार्मिक संप्रदाय या ग्रुप अपने संस्थाएं बना सकता है, इंडिपेंडेंटली बना सकता है और चला सकता है एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट। वैसे देखें तो आर्टिकल 25 व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 26 ग्रुप का फंडामेंटल राइट है। और धार्मिक ग्रुप अपने धर्म संबंधित मामलों के लिए संस्थाएं बना सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट। इज आर्टिकल 26 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल 27, स्टेट shall not raise any tax in the name of religion. Article 26, state shall not raise any tax in the name of religion. No public money can be used for one particular religion। देखिए आर्टिकल 27 का मतलब है कि सरकारें धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं ले सकती। सरकारें टैक्स ले सकती हैं लेकिन धर्म के नाम पर टैक्स नहीं ले सकती। इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, गवर्नमेंट्स कैन रेज टैक्स बट नॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन। दूसरी बात,
नो पब्लिक मनी मतलब और टैक्सेस से जो पैसा आया हो, जनता का पैसा, नो पब्लिक मनी कैन बी यूज फॉर सपोर्टिंग वन पर्टिकुलर रिलीजन। सरकारी पैसा, लोगों का पैसा, जनता का पैसा, टैक्सेस वगैरह किसी एक धर्म को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। का मतलब है कि सरकार सरकारी पैसा इस्तेमाल तो कर सकती है धर्मों के लिए, धर्म के लिए नहीं कर सकती। सभी धर्मों को सपोर्ट कुछ ना कुछ दे सकती है, लेकिन एक ही धर्म के लिए करे, बाकियों के लिए ना करे, ऐसा संभव नहीं है। इस आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 no religious instructions can be imparted in government institutions। मोटे मोटे तौर पे बताया जाए, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन। सरकार, कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री, प्राइवेट स्कूल धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस आर्टिकल 28 मतलब धर्म को लेकर यह कैटेगरी है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 और 26 एंड आर्टिकल 14 का रेफरेंस सबरीमाला इश्यू में चल रहा है। क्या सबरीमाला का जो संप्रदाय है वो एक धार्मिक संप्रदाय है? अगर धार्मिक संप्रदाय है आर्टिकल 26 में, तो उसको अपने धर्म संबंधित मामलों के लिए फंडामेंटल राइट होना चाहिए। आर्टिकल 25 में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, धर्म फॉलो करने का अधिकार है, तो हर ग्रुप की एज की महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वलिटी है, कुछ महिलाओं को जाने का अधिकार है, कुछ महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 14, 25, 26 आर बीइंग डिस्कस्ड इन द इश्यू ऑफ सबरीमाला टेम्पल। तो और 27 ये कहता है कि धर्म के नाम पर टैक्स नहीं हो सकता, और टैक्सेस से आया हुआ पैसा एक धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, सभी धर्मों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती। इज दिस पर्टिकुलर कैटेगरी राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड now cultural and educational rights article 29 and 30। article 29, every group or every section of citizens having a distinct culture, language or script shall have the right to conserve the same। हर सेक्शन ऑफ सिटीजन, आर्टिकल 29 किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। 15 नागरिकों के लिए 16 सिटीजन्स, 19 सिटीजन्स, 29 सिटीजन्स। एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स which section having a distinct what? Culture, language or script of its own shall have what? Right to conserve the same। वो सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, जो भाषा से भिन्न है, जो लिपि से भिन्न है, या उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, उन्हें पूरा अधिकार है कि उनका कल्चर, उनकी भाषा या उनकी लिपि खत्म होती जा रही है, डेप्लीशन की ओर जा रही है, तो उसे कंजर्व करने के लिए उनको अधिकार है, ऑर्डनरी नहीं, एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट। क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है, विरासत है, और ये विरासत खत्म ना हो जाए। बहुत सी भाषाएं हैं जो चंद लोग बोलते हैं, बहुत से कल्चर हैं जो कम फॉलो हो रहे हैं या कम लोग फॉलो करते हैं, या भाषाएं हैं, स्क्रिप्ट है, नहीं सपोर्ट मिलेगा तो खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा कुछ लगता है उन सेक्शंस को, तो सरकारों तक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि सरकार सहायता देती है ऐसे ग्रुप्स के लोगों को,
तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार एक भाषा को प्रमोट कर रही है, लिपि को प्रमोट कर रही है या कल्चर को प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये इतने कम स्तर पे बोले जाते हैं कि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। देश की कल्चरल विरासत, हेरिटेज को बचाने के लिए भी उन लोगों को दिया गया है फंडामेंटल राइट, लेकिन किनके लिए है? नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 every religious and linguistics minority can establish and maintain educational institutions Article 30 every religious or linguistic minority can establish and maintain educational institution। वो सारे समुदाय जो माइनॉरिटी में हैं या तो धर्म की वजह से या भाषा की वजह से, उनको अधिकार है कि वो खोल सकते हैं, चला सकते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज in which some of the seats, all of the seats, few of the seats can be reserved for those who speak their language, who follow their own religion। मतलब ऐसे हर ग्रुप को अधिकार है जो भाषा से माइनॉरिटी में है या रिलीजन से माइनॉरिटी में है, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। आर्टिकल 30 में जितने भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, स्कूल्स आर्टिकल 30 में ओपन होते हैं वो कहलाते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एएमयू का, जामिया मिलिया का, सेंट जेवियर्स कॉलेज है ना, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, ये सब इश्यूज चलती रहती हैं। क्या है ये? दीज ऑल और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोर्ट में इनके केसेस चलते रहते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, दैट इज डिफरेंट मैटर। सो आर्टिकल 30 में खुल सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज ऑन व्हाट बेसिस? योर आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इस बेसिस पर माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज करता है भारतीय संविधान, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। तो कितनी माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं इसमें? इंडिया में नेशनल माइनॉरिटीज मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन्स। 6 communities in India are recognized as minorities: Muslim minorities, Sikh, Christians, Buddhist, Parsi and Jain। The latest minority community is Jain community। मतलब इन 6 धर्मों के लोगों को अधिकार है कि वो अपने धर्म के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, जिसमें वो चाहें तो अपनी सीटें भी सुरक्षित कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 30। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइवेट होंगे, प्राइवेट भी हो सकते हैं। सरकार भी इनको कोई एड देने में कोई इस वजह से भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुले हैं आर्टिकल 30 में। साथ साथ इनको भी शिक्षा के वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जो और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे लागू होते हैं। इनको अधिकार तो है, लेकिन ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर नहीं होते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में इस तरीके के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल सकती हैं। दिस इज आर्टिकल 30। ये है कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक। बहुत शॉर्ट में बताया, इतना ही जितना बताया है इतना ही आपको याद करना है। आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट। और सही मायनों में तो बहुत से ऐसे हैं जो इस्तेमाल आपके एग्जाम में नहीं भी आएंगे, लेकिन फिर भी फाउंडेशनल लेवल पर आपको जानना चाहिए। नाउ अब बात यह निकल के आती है कि इफ फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स, जो अगर वायलेट हो जाए या ना मिले तो व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होगा, तो इनकी सुरक्षा कैसे होगी? तो फिर एक संविधान में आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
remedies, right to constitutional remedies. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32 सेज दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ पर्सन कैन approach the Supreme Court directly. अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, द पर्सन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. द सुप्रीम कोर्ट shall issue writs in that regard. शॉर्ट में देखिए बताता हूं आपको. अगर इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आता है कि ऐसे ऐसे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा. उनमें से कुछ आदेश कहलाते हैं रिट्स इन दैट रिगार्ड, ताकि व्यक्ति को मिल जाए उसके फंडामेंटल राइट्स. मतलब अगर फंडामेंटल राइट आपके वायलेट होते हैं या सरकार इंप्लीमेंट करती ही नहीं है, तो आपके पास एक रेमेडी है. और रेमेडी भी कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है. इसे कहते हैं आर्टिकल 32. मतलब आर्टिकल 32 ना होता तो बाकी के फंडामेंटल राइट्स बेकार थे. सिर्फ लिख देने से कि फंडामेंटल राइट मिलते हैं बात नहीं बनती. फंडामेंटल राइट का इंप्लीमेंट होना और हमेशा बने रहना भी जरूरी है. अगर उनकी सुरक्षा ना की जाए तो उनको देने से क्या फायदा, ये सोचते हुए इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 32. Hence, if you ask me which of the articles in the Constitution is very important, I would say Article 32, said Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar ने संविधान सभा में कहा कि अगर मुझसे पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन है, तो मैं बोलूंगा आर्टिकल 32 है. बिकॉज विदाउट इट द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी जीरो, सिफर हो जाएगा अगर ये नहीं होगा. आर्टिकल 32 ना हो तो पार्ट 3 बेकार है, पार्ट 3 ना हो तो संविधान भी बेकार है. Hence this is called heart and soul of the Constitution. Dr. Ambedkar called this Article 32 as heart and soul of the Constitution because it is a sort of guardian of fundamental rights. Article 32 एक तरीके से सुरक्षा देता है फंडामेंटल राइट्स को. Hence called heart and soul of the Constitution. ऐसा कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. एंड दिस इज आस्क्ड आर्टिकल 32. फंडामेंटल राइट्स को रीइंस्टेट कराना हो, you can straight away use Article 32, straight away go to the Supreme Court. And Supreme Court अगर लगता है कि बात बिल्कुल सही है, लॉजिकल पिटीशन आया है, तो जारी करेगा रिट्स. तो अपने फंडामेंटल राइट्स बचाने के लिए जा सकते हैं आप स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 में. अब इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिट्स. व्हाट इज रिट? रिट्स से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट आर रिट्स? तो रिट्स फर्स्ट हैबियस कॉर्पस. ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 में. पहली रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस. का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. ये लैटिन फ्रेजेस हैं तो कई बार इनके मीनिंग आ जाते हैं. हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ. मतलब इसका मतलब होता है कॉर्प्स माने होता है बॉडी एंड हैबियस माने होता है बिफोर. मतलब ये तब जारी होती है इशूड अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन. अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, अनलॉफुल, लॉफुल नहीं, तो उसके बिहाफ पर एनीबडी कैन स्ट्रेट अवे मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन फाइल द रिट पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस कि वी वांट आवर पर्सन बैक. तो कोर्ट बोलता है ब्रिंग द पर्सन बिफोर द कोर्ट, वी वुड लाइक टू सी whether his detention is right or
नॉट राइट, वो लॉफुल है या नहीं है, किसी को भी बिना कानून के गिरफ्तार करके जेल में डाल नहीं सकते। आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो जाएगी, लिखा हुआ है राइट टू हैव पर्सनल लिबर्टी, डेप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी कैन टेक प्लेस ओनली एज पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो अगर किसी का डिटेंशन इलीगल है तो जारी करवा सकते हैं हैबियस कॉर्पस। दिस इज द फर्स्ट रेट। तो मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, और कब जारी होती है, इशूड अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, इलीगल, किसी को जेल में बंद कर दिया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिट है, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, पीएसयू के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स गारंटीज पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो यू विल आस्क दिस हैबियस कॉर्पस। किसी की पर्सनल लिबर्टी को एसरटेन करना हो तो कौन सी रिट जारी करवाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। सेकंड इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, कड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट देता है कड़ा आदेश, इशूड अगेंस्ट दोज हु डू नॉट परफॉर्म देयर लॉफुल ड्यूटी। देखिए मैंडेमस, अगर सरकारी अफसर, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स या सरकार से संबंधित लोग अपना वो काम ना कर रहे हो जो कानूनन उनको करना है, हम उनके पास बार बार जाते हैं एप्लीकेशन लेकर, हमारी ग्रीवांसेस हैं, लेकिन उनको वो ऑफिसर सुनते नहीं है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट कड़ा आदेश जारी करेगा उनके अगेंस्ट, ये कहते हुए कि डू द फंक्शन फॉर विच यू हैव बीन पुट ओवर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। मतलब अगर इनएक्टिव हो गई हैं गवर्नमेंट संस्थाएं, गवर्नमेंट की एजेंसीज, तो उनसे काम करवाने वाली रेट कहलाती है मैंडेमस। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, वी गिव यू अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दैट फुलफिल द फंक्शन फॉर विच यू हैव बीन पुट ओवर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सच अ रिट इज कॉल्ड द रिट ऑफ मैंडेमस, issued against those public officers who do not perform their lawful duties। जो उनको lawfully करनी है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारी ग्रीवांसेस को नहीं सुनते हैं, तो हम सीधे कोर्ट जाके उनकी शिकायत सी कर सकते हैं। कोर्ट से उनको आएगा आदेश, कहलाती है रिट ऑफ मैंडेमस। वी गिव यू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, दैट इज कमांड। दो रिट। थर्ड रिट इज कॉल्ड रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है टू फॉरबिड, रोका जाता है। इशूड फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट टू inferior court if inferior court acts outside its jurisdiction। देखिए, रिट ऑफ हेबियस प्रोहिबिशन, कोर्ट कहता है आपको रोकते हैं, किसको, इंफीरियर कोर्ट को। कौन सा कोर्ट कहेगा, सुपीरियर है ये, सुप्रीम नहीं है। मतलब ऊंची कोर्ट निचली कोर्टों को रोकता है काम करने से, जब निचली कोर्ट काम करने लगे अपने डोमेन के बाहर। मतलब जो मुकदमा जिस कोर्ट को सुनना है, अगर वो अपने जुरिडिक्शन के बाहर के मुकदमे को सुनता है तो वो कानूनन गलत है। अगर ऐसा होने लगे तो तुरंत हम जारी करवा सकते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो Supreme Court can issue writ of prohibition for both high courts as well as district courts if the high courts and district courts entertain a case which is outside their jurisdiction। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, ये उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है, ये राजस्थान हाई कोर्ट में नहीं आ सकता। केस शुरू हो गया, अब पता लगा है तो बोला जाएगा आप तुरंत रुक जाइए, आपको रोका जाता है, स्टॉप हियर ओनली एंड वी हैव फाउंड आउट दैट यू आर वर्किंग ऑन अ केस विच इज नॉट अंडर योर जुरिडिक्शन। ना तो सब्जेक्ट मैटर वाइज आपकी जुरिडिक्शन में आता है और ना ही एरिया वाइज आपकी जुरिडिक्शन में आता है, इसलिए तुरंत रुक जाइए क्योंकि आप इस कोर्ट पे काम करने योग्य नहीं है। कहने का मतलब है निचली कोर्टों से गलतियां होने लगे तो ऊपरी कोर्ट निचली कोर्टों की इन गलतियों को सुधार सकती है। इंट्रा कोर्ट रिट है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर
नहीं जाती है, मतलब कोर्टों से भी गलती होने लगे तो उनको करेक्ट करने की रिट कहलाती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द अपर सुपीरियर कोर्ट इशू द रिट टू द इन्फीरियर कोर्ट टेलिंग देम स्टॉप हियर ओनली, वी प्रोहिबिट यू, फॉरबिड यू, स्टॉप हियर ओनली बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ केस विच वॉज नेवर योर्स, आपका ये कभी था ही नहीं, और दिस इज द लॉजिक दैट इट इज डज नॉट फॉल अंडर योर jurisdiction, स्टॉप हियर ओनली, तो निचली कोर्ट को रुक जाना पड़ेगा, ये कहलाती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। चौथी रिट कहलाती है रिट ऑफ शेरशरी। इसका मतलब होता है बी इन्फॉर्म्ड, मीनिंग देखते जाइएगा, मीनिंग से क्वेश्चन आ जाता है। आपको सूचित किया जाता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट issued to inferior court to inform that its judgment has been quashed as it is outside its jurisdiction। देखिए, प्रोहिबिशन की रिट में तो ये बताया गया था कि अगर एक केस चल रहा है और चलते हुए केस में ये पता लग जाए कि कोर्ट एक ऐसे केस पे काम कर रहा है जो उसके डोमेन में नहीं आता, तो हम चलते हुए केस को रोक देंगे। लेकिन मान लीजिए नहीं पता लग पाया और केस फैसला भी हो गया, और फैसला होने के बाद इम्प्लीमेंट होने से पहले पता लग जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए तो पता लग जाए कि ये गलत जजमेंट हो गया है, गलत कोर्ट ने दे दिया, तो जारी होती है रिट ऑफ शेरशरी, रिट ऑफ सर्टियोरारी। और रिट ऑफ शेरशरी मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट निचली कोर्ट को इन्फॉर्म करता है ये बताते हुए कि आपके जजमेंट को हमने खारिज कर दिया है, क्वैश कर दिया है, क्योंकि आपने एक ऐसे केस पे जजमेंट दे दिया जो आपकी जुरिडिक्शन के बाहर था। आज समझ में आया, मतलब प्रोहिबिशन के बाद अगले स्टेप की रिट होती है दिस वन, शेरशरी। मतलब फैसला आ भी जाए तो ऐसा फैसला खत्म हो जाएगा जो कोर्ट वो उस मुद्दे पर दे दे जो उनके डोमेन में आता नहीं है, एक स्टेप आगे की रिट है। तो दोनों ही इंट्रा कोर्ट रिट हैं, प्रोहिबिशन एंड शेरशरी। ऊपरी कोर्टों से निचली कोर्ट आती है, करेक्टिव रिट है कि आपको बताया जाता है कि आपका फैसला मान्य नहीं है और अब ये फैसला फॉलो नहीं होगा। यूजुअली कोर्ट का फैसला फॉलो नहीं होगा तो कोर्ट कर देता है कंटेंट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर देता है ना, अवमानना का प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। यहां पर अवमानना नहीं होगी क्योंकि जारी हो चुकी है क्या, शेरशरी, क्योंकि आपने ऐसा फैसला दे दिया जो आपके डोमेन में आता नहीं है। ये कहलाती है रिट ऑफ शेरशरी। और पांचवी रिट कहलाती है रिट ऑफ को वारंटो by what authority issued against those who occupy a public office unlawfully। देखिए, सरकारी ऑफिस, पब्लिक ऑफिस पर वो बैठे जो उस पर बैठने योग्य हो। अगर ये पता लग जाए कि somebody has occupied a public office unlawfully, मतलब उसके क्रेडेंशियल्स, उसकी कंडीशंस, उसकी क्वालिफिकेशंस इस पब्लिक ऑफिस पर बैठने योग्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर देता है रिट ऑफ क्यो वारंटो, ये कहते हुए पूछता है अंडर व्हाट कमांड, अंडर व्हाट अथॉरिटी, किस आधार पर यू आर कैरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, बिकॉज वी हैव कम टू नो दैट यू डू नॉट फुलफिल ऑल द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर ऑफिस। हमको पता लगा है कि आपका सर्टिफिकेट रॉन्ग है, आपका एज सर्टिफिकेट रॉन्ग है, या आप इस पोजीशन पे आए हैं लेकिन हमको पता लगता है कि आप इस चेयरमैन, जो गवर्नमेंट संस्था है इसका चेयरमैन का पद है, उसमें जो क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, कंडीशंस ऑफ ऑफिस हैं, वो आप मीट नहीं करते हैं, इसलिए आपको क्यों ना हटाया जाए। हाउ, ऑन व्हाट अथॉरिटी यू आर कैरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। पब्लिक ऑफिस पर वो लोग ना आ जाएं जो इस पर बैठने योग्य नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी पर जिम्मेदार लोग बैठने चाहिए जो यह क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो।
कहलाती है रिट ऑफ क्यू वारंटो। ये पांचों रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मेंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, शेरशरी एंड क्यू वारंटो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जारी करता है अंडर आर्टिकल 226 वाला बाद में देखेंगे। दिस इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो सुप्रीम कोर्ट से सीधे हम ले सकते हैं यदि फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड दिस राइट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए। फंडामेंटल राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। शॉर्ट में बताए हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। कैन द फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? एक छोटा सा क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है तो अमेंड नहीं होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो आर्टिकल्स को लेकर बहस हुई। एक तो है आर्टिकल 13 और एक है आर्टिकल 368। समझ लीजिए शॉर्ट में, नो लॉ कैन एवरेज ए फंडामेंटल राइट। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13 है। फंडामेंटल राइट्स कहां से शुरू हो रहे हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। 12 एक डेफिनेशनल आर्टिकल है जिसमें स्टेट वर्ड डिफाइन हुआ है और 13 ये है। 13 ये कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को कट शॉर्ट कर दे, मतलब उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। ये आर्टिकल 13 में लिखा है। आर्टिकल 368 कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बस यही कहता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों आर्टिकल्स में कंट्राडिक्शन दिखता है। आर्टिकल 13 को समझे तो इसका मतलब ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को शॉर्टन करे, एवरेज करे, मतलब अमेंड करे। और 368 कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और कोई लिमिटेशन भी दिखाई नहीं पड़ती। तो कौन सा आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मुकदमे गए, उनमें 2 मुकदमे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका उससे कंसेप्ट निकलता है। 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Supreme Court said fundamental rights are unamendable। याद करेंगे आप 67 में, इससे पहले ये शुरू हो गया था, है ना, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस वगैरह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अमेंडेबल है। 67 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते, फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते, ये कह दिया गया। इस फैसले को पार्लियामेंट ने नहीं माना और 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और लिख दिया, अपने लिए लिख लिया, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं समझाने के लिए। तो 1971 में उन्होंने अपने लिए संविधान में लिख के ले लिया कि ये जो आपने फैसला दिया है इसको हम ओवरटर्न करते हैं और इसमें लिख देते हैं संविधान में अमेंडमेंट करके कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, और आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमने लिख लिया तो संविधान हो गया और संविधान फॉलो पार्लियामेंट करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट से इसमें लिख दिया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, ये लिख दिया गया। इसको चैलेंज कर दिया गया, 24th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर दिया गया एक बड़े इंपॉर्टेंट केस में, जब पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमारी अमेंडिंग पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है, हम तो पूरा संविधान अमेंड कर सकते हैं। तो ये 24th अमेंडमेंट आपको बताया था, ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और केस का नाम पड़ा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल
1973 13 जज बेंच, 13 जजेस बेंच, 13 जजेस बैठे थे एक साथ। इतनी बड़ी बेंच भारत में आज तक नहीं बनी। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट अंडर द limitations of basic structure। और मैंने आपको भी बताया 24th अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने लिख लिया था संविधान में कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, लिमिटेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हम बात मानते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि लिमिटेशंस नहीं है, तो आज बना देते हैं लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक मूलभूत ढांचा दिया हुआ है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमने संविधान सभा के डिबेट्स को पढ़ा है, उन्हें जाना है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी हैव inferred, we have concluded that there are certain features which are basic features of the constitution. This is the basic structure. If you disturb the foundation of this particular structure, the whole building will collapse. इसलिए संविधान की पूरा क्रम्बल कर जाएगा अगर संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए आप संविधान को अमेंड करिए, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करिए, लेकिन आपके अमेंडमेंट से लगता है कि द बेसिक स्ट्रक्चर इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, देन वी विल डू जुडिशियल रिव्यू एंड योर अमेंडमेंट शैल बी हेल्ड एज null and void. So you shall amend the whole constitution including fundamental rights but do not enter the domain of basic structure. उन सारे फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते जो कहलाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताने शुरू किए केस दर केस कि क्या क्या हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम is a basic structure, many more। बहुत लंबी सी लिस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट बता देगा कि आपके अगर किसी भी अमेंडमेंट से लगता है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो हम कर देंगे जुडिशियल रिव्यू, और आपका जो लॉ है वो इस नाते चेक हो सकता है कि वो कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उस नाते इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, independence of judiciary, separation between fundamental rights and DPSP, many more are there। तो इस नाते हम कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है। केशवानंद भारती केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स ओपिनियन दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यू शैल आंसर केशवानंद भारती केस, ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड की थी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, ये टच नहीं हो सकता, चाहे आर्टिकल 368 में दोनों हाउसेज में आपके पास 100% मेजोरिटी हो, फिर भी संविधान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आप कभी अमेंड नहीं कर सकते। उनको छोड़ के आप पूरे संविधान को अमेंड करिए। यू विल चेक योर लॉज एंड अमेंडमेंट्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड वी शैल फाइंड आउट कि क्या हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। So the limitation on the amending of power of parliament is not mentioned anywhere. It is given by the Supreme Court in which case? Keshwanand Bharati case, and that limitation is called the theory of basic structure. इसको छोड़कर पूरा संविधान अमेंड हो सकता है। तो this is this thing. This is all about fundamental rights. यहाँ पर एक छोटा सा केस बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो एक कोलेजियम सिस्टम काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके नीचे के 4 जजेस, ये 5 जजेस जिसका नाम रिकमेंड करते हैं उसे ही राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की प्रावधान लाया गया। एनजेएसी बनेगी और एनजेएसी में ये लोग मेंबर्स होंगे और एनजेएसी जिसका नाम देगी उसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया 99th अमेंडमेंट को, ये कहते हुए कि इट इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
बाई कॉन्स्टिट्यूटिंग NJAC आप सरकार का दखल जजेस के अपॉइंटमेंट में ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हेंस द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नल एंड वॉइड। जुडिशियल रिव्यू हमने कर दिया है, इसलिए ये मान्य नहीं है। कोलेजियम सिस्टम ही चलेगा, और आजकल चलता है कोलेजियम सिस्टम। ये कोलेजियम सिस्टम आया कैसे, ये हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे आर्टिकल 24 में, तब डिस्कस करेंगे। एन एग्जाम्पल, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सुप्रीम कोर्ट देता रहता है, देता रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आर्टिकल 368 वो आर्टिकल है जिससे पूरा संविधान चेंज हो सकता है। आर्टिकल 368, अगर राज्यसभा लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो जाए तो संविधान अमेंड हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई करने से दिखता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट कर देगा नल एंड वॉइड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। आपके लेवल के लिए मोर देन सफिशिएंट। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम अमेरिका, शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिया गया है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। राइट्स टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। राइट्स टू फ्रीडम इज आर्टिकल 19, 20, 21, 22। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। 25 से 28 तक राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29, 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 आर द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। इनके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। तो इसको ठीक से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, और हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हें और जल्दी अप्लाई करेंगे तो और आपकी बेहतर समझ में आएगा। तो रिवाइज देम, रीड प्रॉपर्ली, रीड रेगुलरली एंड बी पॉजिटिव ऑफ योर एफर्ट, वर्क वेरी वेरी हार्ड। आपके लेक्चर्स जल्दी ही, आई विल ट्राई दैट कल से ही आपके ये लेक्चर्स रेगुलर हो जाएं, और बी रेस्ट एश्योर्ड, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, CIL से पहले आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। किसी और सब्जेक्ट के लिए टीचर्स लाना तो बहुत मुश्किल है, एफर्ट बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको कंटेंट दे दूं। आई एम इन सर्च ऑफ सम गुड कंटेंट। डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू कंटेंट ऑन अदर सब्जेक्ट्स, सो प्लीज बियर विद इट। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इन चीजों के लिए आई एम देयर। सो वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड वी शैल ट्राई टू गिव इट रेगुलरली। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके कमेंट्स में लिखा रहता है जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म होगा, डेफिनेटली खत्म होगा, बिल्कुल चिंता न करें। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, और जरूर शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो एक प्रेपॉन का टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की इश्यूज आती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस पोल आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं डेली बेसिस पर। डेली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमारी टीम उसमें डालती रहती है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लीज डू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऑफ विद द नेम ऑफ PrepON। उसको ज्वाइन करेंगे, आपको फायदा होगा। सेकंड थिंग, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप में से जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2020 है, तो प्रीलिम्स 2020 के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, जो लोग हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो, वो हमारी PrepON.in वेबसाइट है, हमारी PrepON.in, उस पे जाइए, PrepON.in पर। और फ्री डेली टेस्ट सीरीज, डेली 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज इस पे अपलोड होते हैं, उनको सॉल्व करिए। आपको ऑनलाइन है और कोई इसकी फी नहीं है, फ्री है एकदम, कोई फी नहीं है इसकी, फ्री है। आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिलेगा, कितने सही है कितने गलत है, उनके एक्सप्लेनेशंस भी हुआ करते हैं, ये आपकी तैयारी में ऐड करेंगे। सो प्लीज डू इट, इनको फॉलो कीजिए एंड थिंग्स विल बी वेरी फाइन। जल्दी ही इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे और आपका कोर्स समय पे खत्म होगा। अगेन आई से थैंक्स अ लॉट।